हेलो बच्चों, यू आर वॉचिंग जेई नीटोलॉजी विद महफूज सर। बच्चों, टुडे विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, दैट इज द सेल साइकिल। बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इससे पहले का पोर्शन। आज हम रिमेनिंग पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल जो होती है बेटा, ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जनरली, इंटरफेज एंड माइटोसिस। इंटरफेज की अगर हम बात करते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, द G1, S एंड G2। एंड माइटोसिस की अगर हम बात करें तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बेटा, इसको हमने इस साइकिल से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, वहां से इससे पहले का लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली अब हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल साइकिल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस इन द सेल साइकिल। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। बेटा, जनरली हम लोगों को पता है कि जो सेल्स होती हैं वो ग्रो होने में, सेल को डिवाइड करने में एक डेफिनिट टाइम पीरियड को लेती हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करके आए थे कि जो सेल साइकिल है इट इज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, मतलब सेल का डिवाइड करने का टाइम फिक्स है, सेल में डीएनए को रेप्लिकेट करने का टाइम फिक्स है, सेल के अंदर कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं ये सारी प्रोसेस कैसी हैं, फिक्स हैं। तो बेटा, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है एक डेफिनेट टाइम पीरियड में भी होता है और ये सेल टू सेल वेरिएबल होता है। क्या होता है बेटा? वेरिएबल होता है जो टाइम पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल जो है 24 आवर्स में एक बार सेल डिवाइड कर सकती है। ठीक उसी तरह से अगर हम ईस्ट की बात करें, देन इट टेक्स ओनली 90 मिनट्स फॉर द डिवीजन ऑफ द सेल। मतलब ये हमारे पास एक ईस्ट है और इससे दो ईस्ट की सेल बनाने के लिए ओनली हमें 90 मिनट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं पे अगर हमारे पास ये कोई ह्यूमन सेल है, जैसे कि स्किन सेल्स ले लो या कोई भी सेल्स जनरली, तो वो जनरली कितना टाइम लेगी? 24 आवर्स, पूरे 24 घंटे। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है, क्योंकि सेल साइकिल तो दो फेजेस में कंप्लीट होती है ना, एक हमारा इंटरफेज, दूसरा हमारा एम फेज। तो इनमें से कौन कितना टाइम लेने वाला है? तो बेटा, अगर हम इंटरफेज की बात करते हैं, देन इट टेक्स 95% टाइम ऑफ टोटल सेल साइकिल्स ड्यूरेशन। मतलब 24 घंटे की अगर सेल साइकिल है तो बेटा वहां पे 23 आवर्स समथिंग कौन यूटिलाइज कर लेगा? इंटरफेस। मतलब ये बात कि ये यहां से लेके यहां तक जो प्रोसेस हो रही है ये कितना टाइम लेगी बेटा? 95%। एंड ये प्रोसेस जो हमें यहां एम फेज में दिखाई देती है, ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है? ओनली 5% टाइम में इट विल बी कंप्लीटेड। बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंप्लीट ओनली रिमेनिंग 5% टाइम ऑफ द टोटल सेल साइकिल्स ड्यूरेशन। मतलब जो टोटल सेल साइकिल चल रही है उसके 5% टाइम में हमारी एम फेज कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए बेटा हम इंटरफेज को कहते हैं लॉन्गेस्ट फेज। क्या कहते हैं बेटा? इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल या लार्जेस्ट फेज के नाम से भी जानते हैं। बेटा, इसको हम रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। अब रेस्टिंग फेज के नाम से क्यों जानते हैं? रीजन क्या है बेटा? एक्चुअली जब कोई भी सेल ग्रो करेगी, आप खुद लॉजिक लगाएं बेटा, ये सेल डायरेक्टली डिवाइड थोड़ी करेगी बेटा, पहले ये क्या करेगी? ग्रो करेगी, है ना। तो जब ये यहां से यहां तक ग्रो करेगी तो इसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिकल चेंजेस आएंगे। और वो मेटाबॉलिकल चेंजेस मतलब जैसे कि जो केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर चलेंगी
वो बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस चलना स्टार्ट कर देंगी। अब वो किस किस में चलेंगी बेटा, जैसे कि मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीमेंट, जो साइटोप्लाज्म है उसका अमाउंट डबल होगा, डीएनए का अमाउंट डबल होगा। तो बेटा ये सारी केमिकल प्रोसेसेस हैं, इन सब में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जैसे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होएगा। तो बेटा ये सारे चेंजेस अंडर द माइक्रोस्कोप विजिबल नहीं होते हैं बेटा, इसीलिए हम इसको रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है, साइंटिस्ट ने जब इसकी स्टडी की थी तो उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर जनरली कोई भी ऐसा चेंजेस दिखाई नहीं देता है जिसके बारे में हम स्टडी करें। पहले की बात है ये, लेकिन लेटेस्ट स्टडी में ये पता लगा कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। आज के टाइम में हम कहते हैं कि भैया इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्यों? रीजन बेटा, रीजन ये है कि यहाँ पे जो सेल है अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द सेल डिवीजन। अब सेल जब अपने आप को प्रिपेयर करेगी तो बेटा बहुत सारे चेंजेस उसमें आएंगे पहले, तब कहीं जाके वो अपना सेल डिवीजन करेगी। अब वो बहुत सारे चेंजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ आते हैं बेटा, G1, S एंड G2 सब में अलग अलग चेंजेस आते हैं। जैसे कि भाई डीएनए है तो डीएनए डबल करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डबल करना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत सारी प्रोटीन्स हैं डबल करना पड़ेंगी, बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल हैं डबल करना पड़ेंगे। क्यों करना पड़ेंगे बेटा? सिंपल सी बात है, जनरली हमें पता है कि भाई ये सेल अगर दो पार्ट में डिवाइड होगी तो इसके पास इतना कंटेंट तो होना चाहिए ना कि ये दोनों पार्ट को इक्वल इक्वल अमाउंट दे सके। तो बेटा ये क्या करेगी, पहले अपने आप को ग्रो कराएगी, और जब ग्रो कराएगी तो कोई एक चीज ग्रो करेगी क्या ना, जितना सेल ऑर्गेनिल, जितना डीएनए, जितना क्रोमोसोम, जितना प्रोटीन इसके अंदर है उतना ही सामान इसके अंदर भी होना चाहिए। और यही रीजन है कि ये क्या करती है बेटा, ग्रो करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये सेल पहले क्या करती है, अपने आप को तैयार करती है कि मैं अपने डॉटर सेल्स को वो सारा कंटेंट दे सकूं जो एक्चुअली मैं कभी एग्जिस्ट करती हूं और एग्जिस्ट करती थी। तो इसीलिए बेटा इसको हम कहते हैं प्रिपैरेटरी फेज। क्या कहते हैं बेटा? प्रिपैरेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। और मोस्ट एक्टिव फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा काम जो सेल है बेटा वो हमारे इसी फेज में करती है। जितना भी मेटाबॉलिकल चेंजेस आते हैं सबसे ज्यादा इसी स्टेज में आते हैं हमारे, जिसको हम इंटरफेज के नाम से जान रहे हैं। और रेस्टिंग फेज क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि सेल जो है यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में बहुत स्लोली चेंजेस कराती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेस्टिंग फेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम फेज। तो एम फेज को तो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसकी हमारे पास 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा हमारे पास कौन सा आता है इंटरफेज का, फर्स्ट फेज, दैट इज G1 फेज। G1 फेज को हम किस नाम से जान रहे हैं बेटा? फर्स्ट ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट गैप पीरियड के नाम से भी जानते हैं। बेटा अगर आप इस सेल साइकिल को ध्यान से देखते हो तो देखो पहले हमारे पास क्या चल रहा है, एम फेज, एम फेज, और इस फिर क्या चल रहा है, G1, फिर क्या चल रहा है, एस। तो बेटा ये जो G1 फेज है हमारा, ये एम फेज के बाद में हो रहा है, यस और नो। तो इसीलिए बेटा हम इसको क्या कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज, मतलब ऐसा फेज ऑफ इंटर साइकिल जो एम फेज के बाद हो रहा है, दिस इज नोन एज पोस्ट माइटोटिक फेज। बेटा अगर हम यहां देखें तो यही फेज G1 फेज एस फेज से पहले भी तो हो रहा है, मतलब जो सेल साइकिल चल रही है उसमें G1 फेज जो है एम फेज और एस फेज के बीच में हो रहा है, यस और नो। तो बेटा इसीलिए हम इसको प्री सिंथेटिक फेज के नाम से भी जानते हैं।
या प्री सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, राइट। अब पहले इंटरफेज के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि हम इंटरफेस कहेंगे किसे, राइट। एक्चुअली द टाइम गैप पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज नोन एज इंटरफेस। क्या बेटा, जैसे यहां अगर हम बात करें बेटा, यहां पे सेल क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है, डिवीजन कर रही है, और यहां क्या कर रही है बेटा, अपना ग्रोथ कर रही है बेटा। तो यहां से यहां तक जितने टाइम में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंटरफेज, राइट। एंड दिस फेज इज नोन एज एम फेज। ठीक, तो बेटा अब ये एम फेज फिर से नई साइकिल बनाएगा, फिर से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। बेटा ये सेल्स फिर से भी तो डिवाइड हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती क्या, बताओ, ऑब्वियसली हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सेल्स क्या हुआ, फिर से इसमें, सॉरी, पहले डिवाइड होने से पहले क्या करेगी बेटा, ये पहले करेगी ग्रो, फिर क्या करेगी, फिर होगी दो पार्ट में डिवाइड, यस और नो। तो बेटा अब फिर से देखें, यहां फिर से क्या करा इसने, अपने आप को प्रिपेयर कराया, फिर क्या करा इसने, अपना डिवीजन कराया, ठीक, यहां क्या कराया, अपना प्रिपरेशन कराया। तो आप देख सकते हैं जो प्रिपरेटरी फेज है उसी को हम क्या कह रहे हैं, इंटरफेज कह रहे हैं। तो देखें, फर्स्ट हमारा इंटरफेज, सेकेंड हमारा एम फेज, एंड देन फिर से हमारा क्या आ गया, इंटरफेज, एंड देन फिर क्या आ गया हमारा एम फेज। बेटा इसी को हम कह रहे हैं सक्सेसिव एम फेज। देखो पहला एम फेज ये आ गया, सेकेंड एम फेज ये आ गया, और इसके बीच वाला जो पीरियड है वो क्या है हमारे पास, इंटरफेज, राइट, प्रिपरेटरी फेज या इंटरफेज। तो जनरली द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज नोन एज इंटरफेज, राइट। जो टाइम पीरियड दो सक्सेसिव एम फेज को लगेगा उसके बीच का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, इंटरफेज कहलाएगा। अब इंटरफेज में सबसे पहले हम चलते हैं जीवन फेज की बात कर लें। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि पोस्ट माइटोटिक फेज, प्री सिंथेसिस फेज, या फिर हम बात करें बेटा, क्योंकि जीवन इज द ओनली फेज ऑफ इंटरफेज विच टेक्स द लार्जेस्ट टाइम फॉर द कंप्लीशन। अब लार्जेस्ट टाइम क्यों लेती है, उसका रीजन क्या है बेटा, जीवन फेज में सेल के अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं, जैसे सबसे पहला है बेटा, जितना भी अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन है बेटा सेल के अंदर, अब सेल ग्रो करेगी तो अमाइनो एसिड का भी ग्रो होना चाहिए भैया, है ना। तो अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन सेल कहाँ करती है बेटा, जीवन फेज में करती है। सेकंड, प्रोटीन का फॉर्मेशन सेल कहाँ करती है बेटा, जीवन फेज में करती है। थर्ड, एटीपी का फॉर्मेशन बेटा सेल कहाँ करती है, जीवन फेज में करती है। अब ये दोनों चीजें, तीनों चीजें काम कहाँ आने वाली हैं बेटा हमारे, देखो, चाहे अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो बेटा ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, ये दे हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन, राइट। ऑब्वियस सी बात है, जब अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। अब प्रोटीन के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो बेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन किस लिए होगा, देखें, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है बेटा, वो जनरली उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही कराता है। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है हमारे पास, प्रोटीन। तो प्रोटीन की नीड क्यों है हमें, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर हमने साइटोप्लाज्म का इंक्रीमेंट कराना है, ठीक है। तो उसको हम क्या लिखते हैं, प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन। प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। यही रीजन है कि प्रोटीन का सिंथेसिस, अमाइनो एसिड का सिंथेसिस जनरली कहाँ हो रहा है, जीवन फेज में हो रहा है। नेक्स्ट बात करें एटीपी का फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। ये पूरी जो सेल साइकिल चलेगी, इनिशिएट तो यहीं से हुई है, जीवन फेज से ही तो इनिशिएट हुई। तो इसको आगे काम करने के लिए खाना तो चाहिए ना। अब खाना कहाँ है बेटा,
खाना है उसका एटीपी। एटीपी इज द करेंसी ऑफ द सेल, राइट। तो एटीपी की रिक्वायरमेंट इसको क्यों होगी बेटा, क्योंकि इसको पूरी साइकिल अभी क्या करानी है, कंप्लीट करानी है, और इस कंप्लीशन के लिए इसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी वो कहाँ सिंथेसिस कर लेती है बेटा, जीवन फेज में सिंथेसिस कर लेती है। जनरली 30 molecules of ATP are required to complete one cell cycle। एक सेल साइकिल को कंप्लीट कराने के लिए जनरली जो अमाउंट है बेटा वो 30 to 36 ATP चाहिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अभी मैंने बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। भाई ग्रोथ के साथ साथ डीएनए का रेप्लिकेशन होगा नहीं होगा, तो डीएनए का रेप्लिकेशन बेटा कहाँ से होगा, उसके लिए हमने क्या चाहिए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कहाँ बनेंगे, वो भी हमारे जीवन फेज में बनते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, जीवन फेज में। क्यों होगा, फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का डुप्लीकेशन कराने के लिए सेल क्या करेगी बेटा, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगी, राइट। ओके बेटा, नेक्स्ट बात अगर हम करें तो नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है कि आरएनए का फॉर्मेशन। बेटा आरएनए का फॉर्मेशन क्यों, आरएनए देखो हमारा कई टाइप का होता है, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, और सबका काम अलग अलग होता है, ठीक है। तो जनरली जो आरएनए है बेटा, आरएनए का फॉर्मेशन सेल इसलिए करेगी क्योंकि उसको बहुत सारा प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन अगर नहीं बनाएगी सेल तो बेटा प्रोटोप्लाज्म कैसे बनाएगी। देखो प्रोटीन का फॉर्मेशन क्यों कर रहा था, प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए। तो आरएनए का जनरली क्या काम करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन, सेल ग्रोथ करेगी, सेल का कंटेंट ग्रोथ करेगा, तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी तो डुप्लीकेट करेंगे ना, उनका अमाउंट भी तो डबल होगा। डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन में कंफ्यूज मत होना बेटा। जनरली अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी डीएनए की न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होना, ठीक है। एक स्ट्रैंड से जो ओल्ड स्ट्रैंड है उससे न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। लेकिन डुप्लीकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के अमाउंट का डबल हो जाना। क्या कहना बेटा, डबल हो जाना, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेल्स की, तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे बेटा, डबल्ड हो जाएंगे। जैसे कौन कौन से बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी, है ना। गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे डबल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बेटा कि जो इंटरफेज होता है, या फिर हम बात करें भाई पूरी सेल साइकिल की, पूरी सेल साइकिल में सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ होती है, तो बेटा हम कहेंगे जीवन फेज में होती है। कहाँ बेटा, जीवन फेज में। जीवन फेज is the only phase in which the maximum growth of cells takes place, right। तो बेटा मैंने यहां लिख दिया है कि maximum growth of cells takes place in जीवन फेज, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा कि सेल्स ने इतनी सारी चीजें तैयार कर ली, अमीनो एसिड भी तैयार कर लिया, प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करा लिया, आरएनए का फॉर्मेशन भी करा लिया, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन भी करा लिया, एंड सेल ऑर्गेनेल्स का भी डुप्लीकेशन करा लिया। अब इनका हम देखेंगे कि आखिर डीएनए का रेप्लिकेशन कहां पे हो रहा है। बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं हुआ है अभी, देख सकते हैं आप। डीएनए का रेप्लिकेशन एक्चुअली एस फेज में इनिशिएट होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं एस फेज की। तो बेटा आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं एस फेज की।
बेटा एस फेज को हम सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं सिंथेसिस फेज? क्योंकि इस फेज में सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाता है, डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। और जैसे हमें पता ही है बेटा कि G1 फेज के बाद में होती है और G2 फेज से पहले होती है, तो इसीलिए हम इसको पोस्ट G1 फेज के नाम से भी जानते हैं या प्री G2 फेज के नाम से भी जानते हैं। प्री मतलब पहले, G2 फेज से पहले हो रही है तो प्री G2, और G1 के बाद हो रही है इसलिए पोस्ट G1 फेज, राइट। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो बेटा सबसे पहला है रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। बेटा इसके अंदर जो डीएनए है, अब डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, तो इसके अंदर जो डीएनए है, इस डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाता है। मतलब ये कि अगर डीएनए हमारे पास ये है तो रेप्लिकेशन होने के बाद ये क्या हो जाएगा बेटा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। लेकिन डबल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो केवल इनिशिएट होता है। होता कब है कंप्लीट? होता तब है अगर हम एस फेज की बात करें तो बेटा एस फेज जो है हमारा दो पार्ट में कंप्लीट हो रहा है। एक है हमारे पास अर्ली एस फेज, क्या बेटा? अर्ली एस फेज। एक है हमारे पास लेट एस फेज, ठीक है। अर्ली एस फेज में अगर हम बात करें तो रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए क्या हो जाता है? इनिशिएट हो जाता है। इनिशिएट मतलब स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम लेट एस फेज की बात करें तो यहां पे ये कंप्लीट फॉर्म्ड हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। कंप्लीटली फॉर्म्ड या रेप्लिकेटेड, ठीक है। तो इनिशिएटेड कहां हो रहा है बेटा? अर्ली एस फेज में। और कंप्लीटली फॉर्म्ड कहां हो रहा है बेटा? हमारे लेट एस फेज में, ठीक है। लेट मतलब जो बाद में हो रहा है, अर्ली जो बिल्कुल पहले इनिशिएशन में ही हो रहा है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जब भाई डीएनए का अमाउंट डबल होगा तो उसको पैक होने के लिए हिस्टोन प्रोटीन का अमाउंट भी डबल होना चाहिए, है ना। तो जब डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी हमारा एस फेज में इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है बेटा? क्योंकि इसको डीएनए की पैकिंग करानी होती है। क्या बेटा? डीएनए की पैकेजिंग, राइट। पैकेजिंग ऑफ डीएनए कौन कराता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन कराता है। ये जो आपको डीएनए की पैकिंग दिखाई देती है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एक बहुत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें कि एस फेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो बेटा वो होता है कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन तो इनिशिएट हो जाता है और उसका अमाउंट जो होता है वो भी डबल हो जाता है। भाई देखो, डीएनए का अमाउंट डबल होगा तो उसका क्रोमोसोम भी डबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम रहता है, केवल डीएनए का अमाउंट डबल होता है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि बेटा हमारे पास, मैं इस वाले पॉइंट को लिख रहा हूं, 3 पॉइंट को यहां पे देखना। सपोज करो हमारे पास जो डीएनए का अमाउंट था वो था 2C। क्या बेटा? 2C। लेकिन 2C डबल होने के बाद कितना हो जाएगा? 4C। अब अगर इसी 2C की सेल्स में, इसी सेल्स में हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बेटा, तो सपोज करो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था? 2N। तो आफ्टर रेप्लिकेशन भी ये कितना रहेगा?
2n ही रहेगा, किसमें, उसी सेल्स में जिसमें इसका अमाउंट 2c था। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, रीजन ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते कभी नहीं है डिवीजन में, या तो इक्वल रहते हैं या हाफ हो जाते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करके आया हूं कि माइटोसिस डिवीजन जो होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और मियोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, और इसीलिए हम मियोसिस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जान रहे थे। आप खुद भी लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई मेरे पास एक सेल है, ठीक है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। अब अगर मैं डीएनए के अमाउंट साथ साथ कराने के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी इंक्रीज कराऊं, दैट इज 92, तो बेटा माइटोसिस डिवीजन जब इसमें होगा तो इसके पास कितने क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, 92, इसके पास कितने आ जाएंगे, 92। तो क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो बेटा वहां पे प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, और प्लॉइडी हम बात करते हैं पेरेंटल मदर सेल से, यस और नो, ठीक है, जो पेरेंटल मदर सेल की प्लॉइडी होती है वही डॉटर सेल की भी प्लॉइडी होगी, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम but the amount of DNA doubled with the help of DNA replication, yes or no। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कि जो सेल्स है, सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन इनिशिएट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। बेटा सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, इसका क्या काम होगा, देखो जितना भी क्रोमोसोम होता है, ये सेल आपने अक्सर देखा होगा ऐसे करके सेल डिवीजन में, नहीं देखा तो एनसीईआरटी का पेज कोई भी टर्न कर ले, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कोई सी भी स्टेज देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्या करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन कराता है। अब ये एस्टर क्या होते हैं, इसको बेटा हम माइटोसिस फेज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनरली अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, डबल, क्यों बेटा, एक तो उसके अंदर है ही, अब दूसरा क्योंकि सेल दो होंगी तो दो सेंट्रियोल होना चाहिए, तो एक यहां और दूसरा यहां पे, ठीक है। तो जनरली जो सेंट्रियोल का डेवलपमेंट है, जो डुप्लीकेशन है, वो भी कहां इनिशिएट हो जाता है, हमारा एस फेज में। तो बेटा सारी चीजों का सिंथेसिस जो है हमारा एस फेज में हो रहा है, जो सेल को देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। किस सेल को बेटा, डॉटर सेल को देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे सेंट्रियोल का डेवलपमेंट कहाँ इनिशिएट होगा, हमारा एस फेज में। न्यूक्लियर डीएनए हमारा रेप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट होगा बेटा, एस फेज में, और अर्ली एस फेज में ये इनिशिएट होगा, जबकि लेट एस फेज में ये कंप्लीटली रेप्लिकेटेड हो जाएगा। अमाउंट ऑफ डीएनए कहाँ डबल होएगा बेटा, हमारे पास एस फेज में, ठीक है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये इतने सारे फीचर्स हमारे किसके हैं, एस फेज के हैं। तो अब जनरली आप एक स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बेटा आप देख रहे होंगे कि जो डीएनए है यहाँ पे नॉर्मली जैसा था वैसा ही है, लेकिन यहाँ आके इसने रेप्लिकेट करना इनिशिएट कर दिया है। आपको दिखता होगा मैंने ये ब्लैक से रखा है और ये रेड से। बेटा तो ये रेड कलर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि हाँ भाई साहब इसने अब क्या कर दिया, अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया, और ये स्टेज खत्म होते होते ये कंप्लीटली रेप्लिकेट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं लेट एस फेज। और जब हम G1 फेज में आते हैं तो G1 फेज में ये कंप्लीटली फॉर्म्ड हो जाता है, मतलब कंप्लीटली इसका अमाउंट जो है वो डबल्ड हो जाता है। जबकि
लेट एस फेज में ये बना हुआ होता है, कंप्लीटली बन जाता है, लेकिन विजिबल नहीं होता। विजिबल कहाँ होता है बेटा? जनरली G2 फेज में होता है। कौन से फेज में बेटा? G2 फेज में आके ये कंप्लीटली विजिबल हो जाता है, राइट। तो फटाफट इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेज भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास G2 फेज। G2 फेज की अगर हम बात करें तो जनरली इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ग्रोथ फेज या फिर सेकेंड गैप पीरियड। बेटा सेकेंड गैप पीरियड या फिर सेकेंड ग्रोथ फेज, ये दो और नाम होते हैं हमारे पास G2 फेज के। बेटा इसमें क्या करती है सेल? सेल के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं यहाँ पे? सबसे पहला बेटा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर द सेल साइकिल बिकॉज the final preparation of the M phase occurs on this stage। मतलब जो सेल है वो अपने आप को फाइनली कंप्लीटली किस स्टेज में आके प्रिपेयर करती है एम फेज के लिए? G2 फेज में। G2 फेज में जब कोई भी सेल आ जाती है, इसका मतलब ये है कि अब उसका माइटोसिस डिवीजन होगा ही होगा। एक्चुअली ये बात नॉट ओनली G2, बेटा जैसे ही सेल G1 से एस फेज में एंटर करती है, ये क्लियर हो जाता है कि अब इसका सेल डिवीजन होने से कोई नहीं रोक सकता। एस फेज में आने का मतलब यही है कि भैया उसका अब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, एंड रेप्लिकेशन करेगा तो उसका दो पार्ट्स में डिवाइडेशन भी होगा। तो ये बात हमें एस फेज से ही पता लग जाती है। लेकिन G2 फेज में ये पूरी तरह से अपने आप को कंप्लीट कर लेती है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं फाइनल प्रिपरेशन ऑफ एम फेज अकर्स ऑन द G2 फेज, राइट। नेक्स्ट आता है कि जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स जो कि हमारे बेटा G1 फेज में इनिशिएट किए थे, हमने कहाँ किए थे बेटा? G1 फेज में हमने इनिशिएट किए थे कि सेल ऑर्गेनिल्स का जो सिंथेसिस है वो G1 फेज में डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर दिया था। बेटा वो जो हमारे G2 फेज में आते आते तक कंप्लीटली डुप्लीकेट हो जाते हैं, मतलब उनका फॉर्मेशन कंप्लीटली हो जाता है, कंप्लीटली सिंथेसाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आरएनए। आरएनए का फॉर्मेशन भी बेटा हमने कहाँ किया था? G1 फेज में इनिशिएट कराया था और ये होते होते कहाँ गया? हमारा G2 फेज में आ गया और सेल्स कंप्लीटली रेडी है फॉर द सेल डिवीजन। आरएनए का क्या काम था बेटा? मैंने वहां भी अभी G1 फेज में बताया था कि ये जनरली प्रोटीन का सिंथेसिस करा रही थी। क्या बेटा? प्रोटीन का सिंथेसिस। नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ G2 फेज, बेटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। याद रखेंगे क्या बेटा? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। बेटा ये एक ऐसी टाइप की प्रोटीन है जो सेल्स के क्रोमोसोम को होल्ड करने का काम करती है। होल्ड कैसे करेगी बेटा? जब सेल डिवीजन होता है तो सेल्स के जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो अपोजिट पोल्स पे जाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से, राइट। दिख रहा है विजिबल? शायद इससे बनाता हूं मैं, ठीक है। जनरली ये हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। पर ये हमारे यहां से निकलते हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बेटा ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं बेटा? स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर क्या काम करते हैं? ये स्पिंडल फाइबर काम करते हैं क्रोमोसोम को होल्ड करने का। किसका बेटा? क्रोमोसोम को होल्ड करने का काम कौन करेगा? ये स्पिंडल फाइबर करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे? यहां लिखते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन कराता है बेटा? वो कराती है हमारी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन। तो ये इतनी सारी चीजें होती हैं जो हमारे G2 फेज में आके तैयार की जाती हैं। फिर से एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ, फाइनल प्रिपरेटरी स्टेज बोलेंगे हम इसको, ठीक है।
सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीटली डुप्लीकेट हो जाएंगे और आरएनए का फॉर्मेशन भी कंप्लीटली हो जाएगा एंड ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कंप्लीटली हो जाता है, जो स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है। और ये स्पिंडल फॉर्मेशन क्या करते हैं, क्रोमोसोम को होल्ड करने का काम करते हैं। कैसे होते हैं बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि सेल जो है कंप्लीटली रेडी है। अब उसका क्या होगा बेटा, माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो अब हम माइटोटिक डिवीजन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेटा जीनोड फेज को भी देखना है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है जीनोड फेज और क्विसेंट स्टेज। बेटा जीनोड फेज की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल साइकिल है वो कहां से इनिशिएट हो रही है बेटा, G1 फेज से इनिशिएट होती है, ठीक है। लेकिन ये कब होती है, ये तब होती है व्हेन द सेल वांट्स टू बी डिवाइड। जब कोई भी सेल ये चाहती है कि मैं डिवाइड हो जाऊं, मतलब मुझे अब एक से दो सेल्स बनाना है, तब सेल कहां एंटर करेगी बेटा, एम फेज से। उस कंडीशन में एम फेज से डायरेक्टली G1 फेज में एंटर करेगी। लेकिन अगर सेल ही नहीं चाहती है कि मैं डिवाइड हूं तो क्या करेंगे हम बेटा, उस कंडीशन में सेल कहां जाएगी, एम फेज से जीनोड फेज में एंटर कर जाती है। अब ये क्यों एंटर कर जाती है, रीजन मैं बताता हूं बेटा। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो ऑकेजनली ही डिवाइड होती हैं। ऑकेजनली का मतलब ये है व्हेन देयर इज एनी नीड टू डिवाइड देन इट विल बी डिवाइड। जब वहां पे कोई जरूरत होगी डिवाइड होने की तभी वो डिवाइड करेगी, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी वो ब्लड सेल्स हैं, हमारी ब्लड सेल्स रिप्लेस होती रहती हैं। हमारी स्किन सेल्स हैं रिप्लेस, अभी भाई कोई इंजरी हो गई तो कुछ टाइम के बाद ही हमारे स्कम फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये तो क्या होती रहती है, रिप्लेस होती रहती हैं। हमारी ब्लड सेल्स हैं जैसे कि आरबीसी है, हमें पता है 120 डेज का उसका लाइफ स्पैन होता है, तो आफ्टर 120 डेज उसको रिप्लेस होना ही होना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो वो वाली सेल्स बेटा हमारी कहाँ जाएंगी, एम से डायरेक्टली G1 में। लेकिन बेटा क्या हमारी हार्ट सेल्स कभी डिवाइड करती हैं, हमारी जो कार्डियक सेल्स होती हैं क्या उनमें कभी डिवीजन होता है बेटा, वो एक बार बन गई तो बन गई। अगर वहां पे कोई खतरनाक इंजरी हो, कोई खतरनाक सर्जरी हो, तब उस कंडीशन में उनमें रेप्लिकेशन होता है। तो बेटा एक बात बताएं, अभी सबसे पहले मैं बता के आया कि ह्यूमन सेल 24 आवर में रेप्लिकेट कर सकती है। तो जो कार्डियक सेल्स होती हैं हमारी, ये इतने टाइम तक कैसे नहीं रेप्लिकेट कर पाती हैं, उसका रीजन क्या होता है बेटा, when any cells which do not want to be replicate to themselves, जब कोई भी सेल्स अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कराना चाहता है तो वो जीनोड फेज में एंटर कर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो रेप्लिकेट नहीं करेगी। अब बेटा वो रेप्लिकेट कर सकती है, जब उसका मन करेगा तब वो रेप्लिकेट करेगी, लेकिन फॉर अ वाइल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए वो एक ऐसी इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाती है जिसमें उसका रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो बेटा इसीलिए हम कहते हैं इसको इट इज द इनएक्टिव स्टेज बट इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब अपना रेप्लिकेशन करा सकती है जब वो चाहे, ठीक है। लेकिन अब मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है बट इट विल नॉट प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब अपना नंबर नहीं बढ़ाएगी, यस और नो। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना सीखते हैं, और बाकी की माइटोसिस फेज अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें प्लीज, ठीक है।